हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने बहुत मुझसे बोला कि सेक्शन ई या सेक्शन डी के क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं तो इनको करने में काफ़ी समय लगता है, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं, इसलिए इनका वीडियो नहीं बना रहे थे। लेकिन आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा लॉन्ग सोल्यूशन नहीं देंगे, सिर्फ आपको बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने का कंसेप्ट क्या है, और ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आप देखिए, उनमें क्या करना है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, जो आपने पढ़ा है वो अगर आपको याद है तो आप उसका यूज़ करिए। अगर न्यूमेरिकल है तो फार्मूला है, उसका यूज़ करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन में अब ये नहीं कि बिल्कुल जैसा किताब में डिक टू डिक लिखा है वैसे ही आपको कॉपी में भी लिखना है, इतना इतना नहीं होता है। जो टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज अलग होती है और आपकी लैंग्वेज अलग है। जो एग्जामिनर होता है वो देखता है हाँ बच्चे ने कोशिश करी है, पढ़ा है, तो उसको नंबर दे देता है, तो उसने लिखने की कोशिश करी होती है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन है। इसके डेरिवेशन करने के लिए हम लोग लेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेंगे इस तरह से, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा देंगे। जैसे इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा दिया, इस तरह से ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट हो गया। ठीक है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के है, और ये जो पूरी प्लेट है उसमें पूरी डी डिस्टेंस में फिल किया गया है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने से जो ये मेटल की प्लेट थी, ये जिसपे चार्ज था यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया था। तो इन प्लेट के बीच में जो पहले जब प्लेट नहीं थी तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी, वो थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा दिया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई इक्वल टू ई नॉट बाई के, है ना। तो जिसे बोलते हैं सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाता है ना, तो आप जो फॉर्मूला आप लोगों ने जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ा है, देखिए जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट है वहाँ सिंपली के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। के जानते हैं क्या है? ये जो एप्सिलॉन आर आपने देखा था उसी को के बोलते हैं। ठीक है, के का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के लिए होता है 81, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी मेटल के लिए के जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर मेटल प्लेट के बीच बीच में इंसर्ट करा दी जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इनफाइनाइट, के की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कराएगी जिसकी परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। ठीक है, के को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू मिल गई सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग को इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल कितना मिल जाएगा? पोटेंशियल क्या होता है? सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दिए डी से तो मिल जाता है पोटेंशियल। तो यहाँ से पोटेंशियल मिल गया सिग्मा डी बाई के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिग्मा की वैल्यू रख देंगे तो 20 घंटे हम लोग को मिलेगा क्यू डी बाई के एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। सिग्मा नहीं है, इसकी जगह पे हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये मिस्टेक से आ गया, ये तो क्यू बाई ए था ना, तो क्यू बाई ए हो जाएगा क्यू बाई ए। तो हम लोग जानते हैं क्या क्यू इज टू होता है वी सी, यानी कि सी इज टू यहाँ से हो जाएगा क्यू बाई वी। ठीक है, तो यहाँ से सी इज टू हो जाएगा क्यू बाई वी। क्यू को हम लोग क्या लिख रहे हैं? क्यू को हम लोग कुछ नहीं, सिंपली क्यू लिख देते हैं, क्यू बाई क्यू डी, यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली मिलेगा सी इज टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस जब उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा दी गई है तब। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। इसकी जगह पे अगर ये पूछ लिया गया तो इसकी जगह पे इस बार ये पूछा जा सकता है कि पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है सी इज टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसकी चांसेस इस बार हाई है। ठीक है, आने की, क्योंकि इससे पहले जो वाले जो पेपर था इसमें उन्होंने पूछ लिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इस बार शायद पार्शियली फिल्ड वाले का पूछ सकते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि अ चार्ज 6 माइक्रो कूलम इज गिवन टू अ हॉलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एट सरफेस एंड द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, जो मेटालिक स्फीयर है उसकी जो सरफेस से पोटेंशियल होगा वही इसके सेंटर पे भी होगा। ठीक है, सरफेस से पोटेंशियल अगर वी है तो सेंटर भी पोटेंशियल वी होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली सरफेस पे पहले निकालना होगा, तो सरफेस से पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू 6 माइक्रो कूलम गिवन है। ठीक, अपॉन आर, आर कितना है 0.2 मीटर। जब इसको रख के सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा वी इज टू
लगभग 2.7 इंटू 10⁵ अब जैसे क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट है, ठीक है। इसमें बोलना है कि चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड ऑन थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। यूज गॉस थ्योरम टू ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट लाइन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का डेरिवेशन कई बार पूछा जाता है। फिलहाल ये लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, तो शायद इस टाइप का डेरिवेशन इस बार 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन कंडक्टिंग सेल। ये कंडक्टिंग सेल हो गया, ठीक है। इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज हम लोग इसको देंगे, अगर इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो क्या होगा, ये जो चार्ज होगा इसके पूरे जो कंडक्टिंग है तो पूरी इसके सरफेस पर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया है, लेकिन ये कंसीडर ऐसा किया जाएगा कि ये जो चार्ज है इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये माना जाता है कि अगर ये कंडक्टिंग है तो ये चार्ज भले इसके सरफेस पे, लेकिन हम लोग ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये सारा का सारा पॉइंट चार्ज ये इसके सेंटर पे ये क्यों पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा माना जाता है, बट एक्चुअल में चार्ज नहीं है, लेकिन ये ट्रीट करते हैं कि जो सरफेस पे चार्ज है ये पॉइंट चार्ज एज अ सेंटर पर रखा हुआ है, जो क्योंकि एंड में एक्सप्रेशन ही कुछ ऐसा आता है। फिलहाल तो अभी इसमें देखते हैं हम लोग को इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी 3 पॉइंट पे। एक इनसाइड निकालनी है, एक इसके सरफेस पे निकाल सकते हैं और एक आउटसाइड निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं इसके आउटसाइड पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया आर रेडियस का, ठीक है। ये जो स्फेयर था सेल, ये था कैपिटल आर रेडियस का, हमने स्मॉल आर रेडियस का यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब गॉस थ्योरम लगा देंगे। अगर हम यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से होगी और इसका जो एरिया एलिमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यानी कि ई और ए के बीच में जो थीटा है वो है 0। तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा ई डॉट डी एस, ठीक, इजकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू इन क्या है, क्यू इन इनसाइड का चार्ज है, ठीक है। इनसाइड का चार्ज कितना है, वो है प्लस क्यू, ठीक है। तो ई डॉट डी एस के बीच में एंगल कितना है, 0। तो यहाँ लिख देंगे सिंपली ई डी एस कॉस थीटा 0 है तो इस जगह सिंपली 1, ठीक। तो यहाँ से ये मिला, ये हो जाएगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना है, क्यू है, तो ई डी एस, ठीक है। ई बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ds कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा ये जो क्या कहते हैं स्मॉल r रेडियस का जो स्फीयर है तो इसका हो जाएगा एरिया, तो वो है 4πr² इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी आएगी, वो आएगी E इजकल टू 1/4π∈0 क्यू बाई r², ठीक। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिली E इजकल टू 1/4π∈0 क्यू बाई r², ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली वो मिली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। एक्चुअल में कूलम्ब्स लॉ की तरह फॉलो करती है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो चार्ज है इसके सरफेस पे होता है, ये ट्रीट ऐसे करते हैं कि सेंटर पे पड़ा है, ठीक है। और यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जो कि हो जाएगी 1/4π∈0 क्यू बाई r²। अगर इसके इनसाइड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगी 0, ठीक। वो कैसे, अगर हम इनसाइड एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं इस टाइप का, इस तरह से ये गॉसियन सरफेस बना लिया जो कि आर रेडियस का है। अगर अब देखें कि यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाएंगे, जो कि होती है गॉस थ्योरम, क्या होती है गॉस थ्योरम होती है ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, आप बताइए ये जो नया ये गॉसियन सरफेस बनाया है छोटा सा जो अंदर है, इसके अंदर आपको कितना चार्ज दिख रहा है, 0, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर है, ठीक है। वो नहीं समझिएगा कि जो चार्ज इनसाइड हम लोग अज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे इनसाइड कितना है, 0 चार्ज, तो क्यू इन इजकल टू हो जाएगा 0। तो जब क्यू इजकल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ से अगर क्यू इन इजकल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया तो ई इजकल टू हो गया 0। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज ट्वाइस इन केस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट और सरफेस और देन इन अ नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो नॉन कंडक्टिंग सीट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों में जब रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को लिख देंगे ई सी, तो यहाँ पे ई एन सी इजकल टू हो जाएगा ई एन सी बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को लिख देंगे ई सी बाई 2, ठीक है। तो प्रूफ हो गया ई सी इजकल टू 2 ई एन सी, यही प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, उसमें कह रहा है व्हाट इज मीन बाई करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर।
एंड मेंशन द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कई बार आपको बताया, ठीक है, इसको स्किप मत करिए। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। दैट इज करंट सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? कहते हैं एस आई इज इक्वल टू पाई बाई आई। ठीक है, ये होती है करंट सेंसिटिविटी। अब इसका फॉर्मूला कहाँ से लेके आएंगे आप लोग? ठीक है, वो होता है एस आई इज इक्वल टू नाब, ठीक है, एन ए बी नाब डिवाइडेड बाई सी। सी क्या है? कपल पर यूनिट टेस्ट। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होता है तो आप इसको इस टेक्निक से याद कर सकते हैं, नाब डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर ये नहीं याद हो रहा तो सीधा क्या करिए, हम लोग जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क का मतलब एम बी। ठीक है, एम क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है सी फाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा। साइन थीटा 90 डिग्री होता है तो हो जाएगा 1। तो ऐसे एम एम होता है एन आई ए इंटू बी इज इक्वल टू सी फाई। ठीक है, यहाँ से फाई बाई आई निकला एन ए बी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने करंट सेंसिटिविटी निकाल ली। ठीक है, तो ये भी करंट सेंसिटिविटी, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि मेंशन द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। ठीक है, तो वो करंट सेंसिटिविटी किस किस बात पे डिपेंड कर सकती है? नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद कपल पर यूनिट टेस्ट पे, जिसको बोलते हैं सी, और एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल पे डिपेंड करती है। इस पे क्या होती है? सेंसिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और इन सबके डायरेक्ट होती है। तो आपको बस ये सब एक एक लाइन में लिख देना है, इस तरह से आपको एक एक लाइन में बस लिख देना है, और कुछ नहीं था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। इसके दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक सीरीज में रजिस्टर लगाते हैं। ठीक है, ये पहली बार जब कन्वर्ट किया गया है, ये रेंज 0 से वी वोल्टेज का, मतलब मैक्सिमम वी वोल्टेज का ये रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज मेजर करेगा, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, यूजिंग रजिस्टर आर। उसके बाद फिर क्या किया कि फाइंड द रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ आर एंड जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज V/2। ठीक है, V/2 रेंज का अगर कन्वर्ट करना है तब हमें किस वैल्यू का रजिस्टर रिक्वायर होगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। हम लोग जानते हैं कि अगर ये गैल्वेनोमीटर जी है, ठीक है, इसके यहाँ पे सीरीज में एक रजिस्टर लगा देते हैं आर, तो ये बन जाता है वोल्ट मीटर। ठीक है, अब ये बन गया है वोल्ट मीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही है, सपोज करते हैं इस समय वोल्ट मीटर बन गया है 0 से V वोल्टेज का, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया V। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो कि है G प्लस ये R, यानी कि G प्लस R, जो बीच में करंट जा रही है I, ये वोल्टेज हो जाएगा ना, तो इसी को लिख सकते हैं V, है ना। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने सपोज कर रेजिस्टेंस चेंज करके R डैश कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बनाना है V/2 वोल्ट का वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? मिलेगा G प्लस R I, यहाँ पे मिलेगा V/2। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा R इज इक्वल टू, अच्छा R नहीं R डैश है, ठीक है, R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा V/2I माइनस G। इस पहली वाली इक्वेशन से अगर देखें तो V/I क्या है? V/I सिंपली है G प्लस R, है ना। तो हम यहाँ पे V/I को, ये V/I देख रहे हैं ना, इसको लिख देंगे G प्लस R। तो यहाँ से R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा G प्लस R डिवाइडेड बाई 2 माइनस G, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली मिलेगा G माइनस R/2। ये हो जाएगा आंसर। इसके सेकंड पार्ट में कहना है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इंक्रीज विद टाइम। ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, फ्लक्स की। तो हम लोग को निकालना है एट t बराबर 2 सेकेंड पे सबसे पहले EMF। ठीक है, तो EMF कितना हो जाएगा? उसके बाद फिर जब EMF मिल जाएगा तो उसको 5 ओम से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगी इंड्यूस करंट। तो EMF का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज इक्वल टू होता है d∅dt। ठीक है, सिंपली जो फाई की इक्वेशन गिवन है इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार। तो जब इसको d∅dt करेंगे तो क्या मिलेगा? हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 2t क्यूब है तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 टू 6, 6t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 6। ठीक है, तो अब t बराबर 2 यहाँ रख देंगे 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड रख देंगे तो हम लोग को मिलेगा EMF इज इक्वल टू मिला 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 वोल्ट। तो ये हम लोग को मिल गया EMF। ठीक है, EMF मिल गया, तो हम लोग को अगर करंट निकालें तो करंट बराबर होता है E/R। ठीक है, तो E कितना है? E है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 वोल्ट, अपॉन में R कितना है? 5 ओम।
ठीक है। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हम लोग को मिला सिंपली 10⁻² एम्पियर करंट। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर इसके जो ऑप्शनल में बी पार्ट में जो ऑप्शनल में पूछा गया उसमें बोला गया कि एक y1 a cos ओमेगा t एक है, दूसरी है y2 a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक, इनके बीच का फेज डिफरेंस है फाइव, ये है। और बोला जा रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसका हम लोग को एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो हम लोग को बेसिकली फाइंड करना I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक, ये क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। हम लोग जानते हैं y इक्वल टू हो जाएगा y1 वेक्टर सम ऑफ y1 प्लस y2, इस तरह से मिलेगा। तो y1 कितना है, y1 है a cos ओमेगा t, y2 है a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t cos फाइव माइनस साइन ओमेगा t साइन फाइव, ये हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे आ जाएगा a। ठीक, तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखेगा, ये हो जाएगा a1 प्लस कॉस फाइव, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा t। ठीक है, बेसिकली ये और ये टर्म में कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को मिलेगा यहाँ पे a साइन फाइव, और यहाँ पे साइन फाइव के साथ मल्टीप्लाई में साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ लिख देंगे साइन ओमेगा टी। ठीक, तो अब यहाँ से जो इक्वेशन मिली है इसको हम लोग बोल देंगे a कॉस थीटा, और इस टर्म को बोल देंगे a साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया लेट a1 प्लस कॉस फाइव इक्वल टू a cos थीटा एंड a sin फाइव इजकल टू a sin थीटा, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, आप कुछ और मान सकते हैं, लेकिन ये अगर डेरिवेशन प्रूव करना है, ठीक है, जो बोला है, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। फिर इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 1। ठीक है, जो थीटा हम लोग ने माना था वो गायब भी हो गया। और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिला a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a स्क्वायर कॉस फाइव, और फिर प्लस a साइन स्क्वायर फाइव प्लस a साइन स्क्वायर फाइव, a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिला हम लोग को, यहाँ से मिलेगा ये सिंपली ये हो जाएगा 1, तो मिला a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाइव, और 1 प्लस कॉस फाइव को क्या लिखते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिए। 1 प्लस कॉस फाइव इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर 5/2, और अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस फाइव होता तो ये मिल जाता 2 साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो ये a की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से a हम लोग को मिला, a स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, मिला 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है ना, यानी कि I बराबर होता है KA स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं I इक्वल टू KA स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू तो गिवन है 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, प्रूव हो गया, ये डेरिवेशन हम लोग को प्रूव करना था। I इक्वल टू 4KA स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, तो इस तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट 2 पॉइंट ऑन ए स्क्रीन व्हेन वेव इमेंटिंग फ्रॉम 2 स्लिट रीचिंग दिस पॉइंट हैव पाथ डिफरेंस। एक पाथ डिफरेंस λ/6 है, दूसरा पाथ डिफरेंस λ/12 है। ठीक है, तो ये जो पाथ डिफरेंस गिवन है ना, तो इनको सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए फेज डिफरेंस में। ठीक है, फेज डिफरेंस में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, I इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। तो वो 5 फेज डिफरेंस के लिए इंटेंसिटी I1 मिल जाएगी। उसके बाद इस जो λ/12 दे रखा है, इससे फिर हम लोग पाथ फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर क्या होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के फेज डिफरेंस फिर से निकाल लेंगे, तो I1/I2 का रेशियो ले लेंगे, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। इसका पार्ट 2 जो था वो इस तरह से करना है, एक बार जो उसमें फेज डिफरेंस दे रखा है
ठीक है। पाथ डिफरेंस दे रखा है डेल्टा एक्स, वो दे रखा है लैम्डा बाई 6। दूसरी बार जो दे रखा है वो दे रखा है लैम्डा बाई 12। ठीक, तो आप सबसे पहले निकालिए फेज डिफरेंस जो कि होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से निकलेगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स कितना है लैम्डा बाई 6। लैम्डा बाई 6 रखेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को पाई बाई 3। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा फाई 1। तो यहाँ से इंटेंसिटी I1 इजिकल टू मिलेगा 4 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, क्योंकि 5/2 था वहाँ पे। इस तरह से I1 मिल जाएगी। तो यहाँ से आप फाई 2 निकाल के I2 निकाल के दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। यहाँ से फाई 2 मिल जाएगा, फिर I2 मिल जाएगा, फिर I1 बाई I2 करके रेशियो ले लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ये किसी दूसरे सेट में सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 31 है। उसमें कह रहा है कि ड्रॉ लेबल रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय इट नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो इमेज बन रही है वो बन रही है v इजिकल टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलैक्स आई केस। ठीक है, इस टाइम जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है FO/FE। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट आर द मेन कंसिडरेशन रिक्वायर्ड सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस सो दैट द टेलीस्कोप हैज़ लार्ज मैग्नीफाइंग पावर एंड हाई रेजोल्यूशन। देखिए, पहले तो इसमें आपको बनाना है डायग्राम। डायग्राम बनाने का सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हम लोग क्या फैक्टर थोड़ा ध्यान में देखना चाहिए कि हाई मैग्नीफिकेशन का रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाना है। तो हाई मैग्नीफिकेशन का बनाने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ को लार्ज रखना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ लार्ज होगी और आईपीस की कम होगी, और जो अपर्चर होता है वो उसका लार्ज होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपको डायग्राम बना देना है। डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, थोड़ा वो लार्ज अपर्चर का रखना होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका जो अपर्चर है साइज वो थोड़ा लार्ज रखना पड़ेगा। ठीक है, अपर्चर मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर। ठीक, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ पे बना देंगे आई पीस जो कि थोड़ा छोटा होगा ऑब्जेक्टिव से। ये बन गया आई पीस। तो देखिए, ये हो गया आई पीस एंड ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे रे इंसिडेंट होगी। इस तरह से अगर एक रे इंसिडेंट हुई ये इसके पोल पर, तो ये बिना डेविएट होकर सीधी ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो ये एक रे ऐसे इंसिडेंट हुई। उसके बाद ये एक रे इस तरह से अगर इंसिडेंट होती है इसी के पैरेलली, तो ये इसके फोकल प्लेन से होकर पास होगी। ठीक है, तो इसका फोकल प्लेन अगर ये फोकल लेंथ होगी तो ये इस तरह से फोकल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो फोकल प्लेन से फोकल पास होगी तो ये इस तरह से ऐसे पास होकर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एक इमेज बन जाएगी। जिस पॉइंट पर ये कट लगा है, इंटरसेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। इस तरह से एक इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। अभी क्या होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसके क्या कहते हैं आई पीस के फोकल लेंथ पे पड़ेगा, मतलब एफ ई पे पड़ेगा। तो क्या होगा कि हम लोग को बताना है कि इमेज जो है जब इन्फिनिटी पर बननी होगी ना, इसका मतलब जो ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है यहाँ पे ए बी, ये कहाँ पे लाई कर रही होगी, ये इस आई पीस लेंस के लिए इसकी फोकल लेंथ पर लाई कर रही होगी। तभी तो इसकी ये जो आई पीस है ये फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा ना। तो मतलब कि जैसे यहाँ से एक पैरेलल रे पर चलिएगा जैसे, तो ये इसके यहाँ से ये जो इसका फोकल लेंथ है यहाँ से होके पास होगी, इस तरह से ऐसे पास होगी, और जो रे इसके पोल पे पड़ेगी वो सीधे डायरेक्ट बिना डेविएट होके निकल जाएगी। इस तरह से बिना डेविएट होके निकल जाएगी, और जब इनको पीछे मिलाएंगे तो कहीं जाके इन्फिनिटी पर इमेज बन रही होगी। ठीक है, तो इसी का डायग्राम बनाना था हम लोग को। तो इसे बोलते हैं रिलैक्स आई केस। ठीक है, तो हम लोग को इन्फिनिटी पे इमेज मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो लाई कर रहा है यू ई वो किया एफ पे एफ ई पर, और इमेज मिली इन्फिनिटी पर, और इसकी मैग्नीफिकेशन हो जाएगी FO/FE। इसकी मैग्नीफिकेशन बढ़ाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये वाला लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, इसका अपर्चर जो होगा वो हाई रखना पड़ेगा, अपर्चर मतलब लार्ज अपर्चर रखना पड़ेगा, और FO शुड बी लार्ज। देखो, इसके क्वेश्चन नंबर 31 के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है, वाटर में इसको इमर्स किया गया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ठीक, फिर बोले फाइंड अ चेंज इफ नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस इज 3/2। ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का 4/3 है। ठीक है, तो हम लोग को फोकल लेंथ निकालनी है लेंस की जब वो वाटर में डिप्ड किया गया था। फोकल लेंथ का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, 1/f इक्वल टू होता है μ - 1
1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर लेंस को वाटर में डिप्ड किया है तो हम लोग को ये म्यू चाहिए होगा लेंस का वाटर के रिस्पेक्ट में, जिसको बोलते हैं कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो कि हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2, इसका है 4/3, ठीक है। वाटर का 4/3 है तो ये हो जाएगा 3/4, तो यहाँ से हम लोग को मिला 9/8, ठीक है। और म्यू -1 की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो -1 कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 1/8, ठीक है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। फोकल लेंथ का फार्मूला पहले लगा दिया, ये हो गया फोकल लेंथ का फार्मूला। उसके बाद जो है हम लोग ने वाटर की फोकल लेंथ और डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन एयर, ठीक है, मतलब फोकल लेंथ इन वाटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू ए -1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1, जो कि हम लोग को मिलेगा 1/2 यहाँ पे, और यहाँ मिल गया 1/8, डिवाइड किया इन दोनों को 4 आया, ठीक है। फोकल लेंथ एयर में कितनी है 20, तो 20 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोकल लेंथ इन वाटर में मिल जाएगी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसका मतलब लेंस जो होगा वो कन्वर्जिंग नेचर का ही होगा। ये वाला जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन कई बार कराया है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग को ये इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट से भी कराया है, 3 मार्क्स से भी कराया है। बेसिकली इसमें मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रख देना है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड में एक यहाँ पे लूप रख देंगे जो कि रोटेट हो रहा होगा ओमेगा टी वेलोसिटी से। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी, ये हो जाएगा लूप की डायरेक्शन ए, ठीक है। और हम लोग को फाइव इक्वल टू B.A निकालना है, ये हो जाएगा BA cos ओमेगा टी, ठीक है। इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा फॉर्मूला। ये सिंपल होता है, ठीक है, इसको नहीं डिस्कस करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा नया क्वेश्चन है, उसको देखिए। ये न्यूमेरिकल टाइप थोड़ा नया क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं 2 कोप्लेनार कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप L1 एंड L2 are placed coaxially with their center coinciding. The radii of L1 and L2 are 1 cm and 100 cm. Calculate the mutual inductance of the loop. पाई स्क्वायर को बोला है 10 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का जो बी पार्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले इस तरह से एक बना लेंगे कॉइल, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है I2, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है R2 जो कि है 100 सेंटीमीटर। फिर इसके सेंटर पे एक और लूप रखा हुआ है, इसके सेंटर पे यहाँ पे एक लूप और रख दिया मैंने जो कि R1 रेडियस का है, ठीक है। ये हो गई R1 रेडियस का जो कि 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, तो जो लूप L2 है उसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B2 इज इक्वल टू μ0/2 I2/R2, ठीक। ये हो जाएगी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मिल गई है तो हम लोग ये जो फर्स्ट लूप है L1, ठीक है, इससे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो निकाल देंगे। वो हो जाएगा φ2 इज इक्वल टू B2 इंटू जो सेकेंड लूप है उसका एरिया A2। अच्छा, यहाँ एक बात और ये बता दें, जैसे ये जो लूप है ये लूप, ठीक है, इसका अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू किस लूप बड़े लूप के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा। हम लोग अगर इससे लिंक्ड फ्लक्स निकालें तो ये हो जाएगा φ1, ठीक है। φ1 बराबर इससे जो क्या कहते हैं ये वाला लूप है छोटा वाला लूप, इससे लिंक्ड फ्लक्स अगर निकालेंगे तो φ1 बराबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, करंट इन लूप 2 बराबर I2 हो जाएगा। तो यहाँ से φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा M12 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू I2, ठीक। तो यहाँ से वही हम लोग निकालने जा रहे हैं फ्लक्स इन 1, ठीक है। तो फ्लक्स इन 1 क्या हो जाएगा, सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड वो है B2 और एरिया क्या है ये लूप 1 का तो वो है A1, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा यहाँ से B1 B2 इंटू A1, ठीक है। B2 है μ0/2 I2/R2, A1 कितना है, A1 है π/R1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग को मिला φ1 इज इक्वल टू μ0 π/R1 का स्क्वायर अपॉन में देखिए यहाँ पे 2 लिखिए R2 लिखिए और ये जो I2 है इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला φ1 बराबर M12 I2, φ1 इज इक्वल टू ये टर्म इंटू I2। जब कंपेयर करेंगे तो ये टर्म बराबर हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस के ना, तो यहाँ से हम लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर मिल जाएगा M12 इज इक्वल टू μ2 π/R1 का स्क्वायर बाई 2R2। अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद था तो ये न्यूमेरिकल हो जाता, बट ये फॉर्मूला याद नहीं था, है ना। तो इस फॉर्मूले को आपको ड्राइव करना पड़ेगा, तो ड्राइव किया और हो गया। अब यहाँ पे μ2 की वैल्यू μ0 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो μ0 की वैल्यू क्या होती है, μ0 की वैल्यू होती है 4 π इंटू 10⁻⁻7, ये हो गया μ0। पाई की वैल्यू कितनी बोला है
ये पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ पहले से एक पाई आया तो यहाँ पे टोटल, अच्छा ये पाई लिख देते हैं, तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा जिसकी वैल्यू है 10। ये R1 का स्क्वायर, R1 कितना गिवन है, R1 है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे रख देंगे 1 इंटू 10 की पावर, सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, मतलब हो जाएगा 10 की पावर -4, ठीक। अपॉन में है 2 और R2 कितना, R2 है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको सिंपली यहाँ पे 10 की पावर -2 कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा आंसर, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 33 के पार्ट ए में कह रहा है कि ट्रेस द पाथ ऑफ रे लाइट शोइंग द रिफ्रैक्शन थ्रू a triangular prism and hence obtain expression for the angle of deviation in term of a, I and e, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये जो लास्ट वाला पार्ट है कई बार मैंने शॉर्ट्स में भी कराया है और उसको मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बताया भी हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट है, तो इसको बता देते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये एक प्रिज्म था जिसका एंगल था ये ए, ठीक है, प्रिज्म एंगल था ये ए, और प्रिज्म एंगल ए थी, अगर आपको याद है तो याद भी रखिए, ये होता है ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये R1 R2 क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस एंड टू सरफेस, ठीक है। तो अगर ये रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ से एक रे डाली, इस तरह से रे इंसिडेंट हुई इस पर फर्स्ट सरफेस पे, ठीक है। इस सरफेस का नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है, और ये हो गया AC सरफेस। तो यहाँ रे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्रैक्ट होकर इस तरह से जाएगी ऐसे। उसके बाद फिर ये AC सरफेस पे जब पड़ेगी तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये जा रही डेंसर से एयर में, तो नॉर्मल से दूर हटेगी और ये इस तरह से डेविएट हो जाएगी। तो ये हो गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन जानते हैं क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि जो इंसिडेंट रे थी ना, ये थी इंसिडेंट रे, ये हो गई इमरजेंट रे, ठीक। तो इंसिडेंट रे के बीच जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है और जो डायरेक्शन ऑफ इमरजेंट रे है, इनके बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन में एंगल बनना है, ये एंगल बनना है, ये इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये हम लोग को फाइंड करना है एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए, अगर ये फिगर ड्रॉ कर लिए तो इसमें कई सारे आप एंगल तो अपने आप मान ही सकते हैं। जैसे ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, नॉर्मल से जो बना रही लाइन ये हो जाएगा R1, और यहाँ पे ये हो जाएगा R2, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा R2, ये जो सेकंड सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इस एंगल को बोलेंगे R2, और यहाँ पे जो एंगल बना रही नॉर्मल से, ये इस तरह से जो एंगल बना है इसको बोलेंगे E, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये सब पता है तो आप थोड़ा बहुत तो इधर उधर करके कुछ भी लिख देंगे तो नंबर थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा आपको, मान के चलिए 2-2.5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इस पर थोड़ी फिजिक्स दिखाइए और नंबर पूरा 5 लीजिए। तो ये अगर हम इसको बोल देते हैं N, इसको बोल देते हैं M, और यहाँ पे जो है इसको बोल देते हैं D, इस लाइन को बोल देते हैं D। ये जो एंगल बनना है DMN, ठीक है। DMN में देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, इन ट्रायंगल DMN, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा अंदर की ये एंगल प्लस ये एंगल का सम, ठीक है। तो ये दोनों एंगल अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये पूरा एंगल अगर यहाँ से बना रहे हैं, ये जो एंगल पूरा बना रहा है, ये बना रहा है एंगल आई, इस तरह से पूरा एंगल बनना है आई। देखिए ये, क्योंकि आई के जस्ट अपोजिट एंगल भी तो हो गया, देखिए जस्ट अपोजिट एंगल हो गया ये आई, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर का ये वाला एंगल निकालेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, I माइनस R1, और सिमिलरली अगर इधर वाला एंगल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, E माइनस R2, ठीक। तो ये दोनों एंगल पता लग गए, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो यहाँ से मिला I प्लस E माइनस का R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 को बोलते हैं A, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सिंपली A, I प्लस E माइनस A, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला जो कि हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। अब बस रही बात, ये A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कैसे प्रूव कर दिया। अगर ये नहीं आपको प्रूव कर पास समझ में आ रहा है तो क्या करिए आप, ये वाला आप क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, ये वाला AN, इसको दे दीजिए P नाम, ANPM, ठीक है। इसमें देखिए आमने सामने एंगल P और एंगल A प्लस एंगल P जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180। तो ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180, तो इस तरह से R1 प्लस R2 बराबर A प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कोई बड़ी बात नहीं, अब ट्रायंगल का इधर उधर करेंगे प्रूव हो जाएगा। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कहता है कि ग्राफ बनाने को कहता है, मतलब ग्राफ बनाना है किसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया डेविएशन एंगल। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता रहता है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन घटता रहता है, लेकिन एक ऐसा एंगल आता है जिसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगेगा। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट के बाद एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगता है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन ये इस तरह से बढ़ने लगता है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगता है उसे बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। तो ये हो जाएगा मिनिमम डेविएशन एंगल। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स है तो यहाँ पर आई बराबर ई हो जाता है, मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे जो एंगल मिलेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इजकल टू ए म्यू माइनस 1। इसमें एक फॉर्मूला और याद रख लीजिए, ठीक है, ये इसमें नहीं करना लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। म्यू इजकल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होता है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। 5 नंबर में क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको 2 नंबर में ही न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 31 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि 2025 के सेट का है। ये क्वेश्चन देखिए, अगर इसका कंसेप्ट भी समझ लेते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको किसी ना किसी पार्ट में तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है विथ 2 फेस ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इसमें बेसिकली ये लेंस रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये हम लोग को पता होता है ये बात। ठीक है, और जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इधर इन्होंने कोई मीडियम यहाँ पे रखा है, ये कोई भी लिक्विड होगा। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, तो रे पहले जाएगी ये एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से फिर इस लिक्विड में जाएगी। तो ठीक है, तो जब ये एयर से ग्लास में जा रही होगी तब रिफ्रैक्शन होगा और इमेज बनेगी V1 पर। ठीक, तो यहाँ पर अगर एंगल रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम जिसमें रे जा रही जो कि है ग्लास का, जो कि है μ1 अपॉन इमेज की डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस कितनी है, V1 माइनस का 1 बाई जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यू पे रखा है, तो ये हो जाएगा u इजकल टू म्यू माइनस 1 μ1 माइनस 1 बाई आर। ये मिल गई इक्वेशन 1। उसके बाद कह रहे हैं कि जो है उसके बाद ये सेकंड मीडियम है, फिर ये रे क्या करेगी, इस ग्लास से लिक्विड वाले रीजन में जाएगी। ठीक है, जो इमेज ये वी डैश बने ये इस बार ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और उसकी फाइनल इमेज वी पे कहीं बनेगी। ठीक है, कहीं वी पर बनेगी इमेज, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। इस बार रे जा रही है μ2 में। ठीक है, तो μ2 अपॉन इमेज की डिस्टेंस जो कि वी है माइनस का μ1 अपॉन जो कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो V1 पर है। ठीक है, V1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, इजकल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई ये वाली जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है माइनस का r। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का r, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये इक्वेशन ऑफ 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा सिंपली μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई μ1 की जगह पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 बाई यू ये वाला टर्म, तो ये माइनस का 1 बाई यू इजकल टू 2 μ1 माइनस μ2 माइनस 1 अपॉन आर। तो ये हो गई इसकी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, है ना। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए हम लोग मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा था, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, वो बन जाएगी एफ पर, है ना। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1 अपॉन एफ इजकल टू, ये इन्फिनिटी रख देंगे यहाँ पे u की जगह पे, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, और μ2 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा सिंपली 1 अपॉन एफ इजकल टू 2 μ1 माइनस μ2 माइनस 1 अपॉन ये μ2 नीचे r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जगह μ2 r, ये हो जाएगी हम लोग की फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से f इजकल टू हो जाएगा μ2 r अपॉन 2 μ1 माइनस μ2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगी फोकल लेंथ इक्विवेलेंट। उसके बाद हम लोग को निकालना है ऑब्टेन द कंडीशन व्हेन इट्स कॉम्बिनेशन एक्ट एज अ डाइवर्जन लेंस। ठीक है, तो ये डाइवर्जन लेंस किस तरह से काम करेगा, अगर ये ऊपर वाला टर्म अगर निगेटिव हो जाता है, ठीक है, ये जो टर्म देख रहे हैं ये निगेटिव हो जाता है, तो ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, निगेटिव, मतलब ये बन जाएगा कॉन्केव लेंस, मतलब ये बन जाएगा डाइवर्जन लेंस। तो डाइवर्जन लेंस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन बननी पड़ेगी। यहाँ से हम लोग को लिखना पड़ेगा ये जो 2 μ1 था, ये जो फैक्टर था 2 μ1 माइनस μ2 माइनस 1, ये वैल्यू 1 से छोटी कर देते हैं, मतलब ये। ठीक, तो यहाँ से मिला 2 μ1 इजकल टू μ2 प्लस 1, ये इस तरह से। ठीक,
तो यहाँ से हम लोग ने देखा μ1 इज इक्वल टू आया μ1 इज लेस देन μ2 प्लस μ1 बाई 2। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये जो लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। उसके बाद इसके तीसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं, तीसरे पार्ट में कर रहे हैं ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द केस, ये वाला केस, इस केस के लिए जब ये वाला केस का मतलब है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव, मतलब ये वाला केस के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ये इस केस के लिए 2 μ1 माइनस μ2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जब कंडीशन निकलेगी तो ये कंडीशन निकलेगी इस तरह से μ2 प्लस μ1 बाई 2। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग की ये जो है ये कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की मतलब कन्वर्जिंग लेंस की कंडीशन है ना। तो डायग्राम बनाने को बोल रहे हैं तो डायग्राम बना दीजिए। इसमें क्या है, डायग्राम इस तरह से बना देंगे। यहाँ पे एक लेंस रखा हुआ है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पैरेलल रे ऐसे आई तो ये इसके फोकस से इस तरह से पास होकर चली गई। उसके बाद जो सीधे एक आ रही थी रे तो वो इस तरह से सीधे निकल जाएगी, यहाँ पे काट देगी तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका डायग्राम। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है फिगर शो आउटलाइन ऑफ एमलॉयड मिरर। ठीक है, ये जो लॉयड मिरर होता है, लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में ये ध्यान रखिए, जो एस डैश होता है ये इमेज बनती है मिरर के द्वारा। ठीक है, अच्छा ये एस से रे निकलती है, यहाँ पे एक इमेज बनती है। तो इन दोनों रे के बीच में जो पहले ही पाथ डिफरेंस λ/2 का हो चुका होता है, ये बस ध्यान रखिए। आप लोगों ने यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ये होता है सोर्स S1, ये होता है S2 और यहाँ से रे निकलती है, पाथ डिफरेंस होता है n λ, यहाँ ब्राइट बनता है। लेकिन इसमें पहले ही यहाँ जो स्लिट बनी है उसमें ही λ/2 का पाथ डिफरेंस हो चुका है, ये ध्यान रखिए बस। और यहाँ से जब ये जो मिरर देख रहे हैं ये मिरर है। ठीक है, इससे जब लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस से पॉइंट पी पर यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे बनाएगी इंटरफेरेंस पैटर्न, जिससे यहाँ पर ब्राइट डार्क फ्रिंजें मिलेंगी। तो सोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा एस और उसके वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो सोर्स यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एस एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एस, वर्चुअल इमेज ऑफ एस जो कि है एस डैश। ठीक है, वर्चुअल इमेज ऑफ एस जो कि है एस डैश। तो ये हो जाएगा सोर्स ऑफ फ्रिंज ऑन पॉइंट पी। ठीक, ये और इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। इसका भी आगे काम आएगा, बताते हैं कैसे। इसका जो सेकंड पार्ट में कह रहे हैं वाई इज द स्लिट एस प्लेस्ड सो एज टू हैव वेरी ऑब्लिक एंगल, जैसे यहाँ पे ये इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द मिरर। तो इसका रीजन क्या है कि अगर ये इस तरह से इंसिडेंट होती है लाइट, तो ये जो स्लिट यहाँ पे जो ये बन रही है एस डैश स्लिट है ना, तो ये अगर इसको पीछे इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे इमेज बनेगी। इससे S1 एंड S2 लगभग पास हो जाएंगे, नियरर हो जाएंगे। ठीक है, और हम लोग जानते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस जो कि इसकी फ्रिंज विड्थ होती है λ/d। ठीक है, तो ये d शुड बी स्मॉलर, तो यहाँ से d स्मॉल हो जाएगा। तो इससे जो यहाँ पे फ्रिंज बनेगी वो अच्छी बनेगी। ठीक है, तो इसको यहाँ इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड में फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस और ब्रॉडर फ्रिंज के लिए। ठीक, उसके बाद इसके थर्ड पार्ट में देखिए कह रहे हैं कि द टू पाथ लेंथ PS, ये हो गया PS, उसके बाद PS डैश, ये हो गया PS डैश। ठीक है, आर इक्वल व्हेन P कोइंसाइड विद O, जब P कोइंसाइड O पे करता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि येट द फ्रिंज एट O इज फाउंड इन द एक्सपेरिमेंट टू बी डार्क नॉट ब्राइट। मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये जो पी को पॉइंट को ओ पर कोइंसाइड कर दिया जाए तो हमेशा हम लोग जानते हैं सेंट्रल जो फ्रिंज बनती है वो बनती है ब्राइट, लेकिन इस वाले केस में जो सेंट्रल फ्रिंज बन रही है वो बन रही है डार्क। ऐसा क्यों, डार्क क्यों बन रही, ब्राइट नहीं बन रही है। ठीक है, डार्क क्यों बन रही है ये एक्सप्लेन करना है। तो हमने जैसा पहले बताया था ये जो एस सोर्स था और इसका जो वर्चुअल सोर्स बना एस डैश, ये बना इस मिरर से रिफ्लेक्शन की वजह से। तो पहले ही λ/2 का पार्ट डिफरेंस हो गया। हम लोग जानते हैं कि ब्राइट की कंडीशन क्या होती है, इसके तीसरे वाले पार्ट में ब्राइट की कंडीशन होती है ये जो S1 एस डैश पी माइनस एस पी का डिफरेंस निकालेंगे वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बन जाएगी। लेकिन होता क्या है, ये एस डैश पी एस पी का जो यहाँ पे एक्चुअल पाथ डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो वो होगा एस डैश पी माइनस एस पी और ये माइनस λ/2 जो पार्ट डिफरेंस हो चुका है। ठीक है, माइनस λ/2, यहाँ पे ये λ/2 माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि जो ये जो एस पी है वो तो सिंपली ये पाथ कवर कर रही है और जो एस डैश पी है वो ये तो कवर कर ही रही है, लेकिन ये λ/2 एक्स्ट्रा कर रही है, इसलिए λ/2 यहाँ प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है यहाँ पे
ये क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस की। अब देखते हैं एस यहाँ पे क्या बनता है, ब्राइट बनता है कि डार्क बनता है। ठीक है, एस डैश पी माइनस एस पी को बोलते हैं एन लैम्डा ना, तो ये हो जाएगा यहाँ से एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2n+1 बाई लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये कंडीशन किसकी हो गई, ये कंडीशन हो गई डार्क फ्रिंज की। ठीक है, डार्क फ्रिंज की हो गई, इसीलिए सेंटर पे यहाँ पे डार्क बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिवाइस विच इज यूज टू डिक्रीज हाई एसी वोल्टेज इनटू लो एसी वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में जो डिवाइस कन्वर्ट करती है उसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है, लो से हाई से लो जा रहे हैं ना, हाई से लो जा रहे हैं तो मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होगा। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है और राइट फोर्थ सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस इन द डिवाइस लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे नीचे ऐसे गिवन है, देख लीजिए इसका। बस इसमें जो डायग्राम बना है वो सही से नहीं बना है, डायग्राम बताते कैसे बनाना है। डायग्राम आप इस तरह से एक लूप बनाइएगा, इस तरह से एक स्क्वायर बना दीजिएगा, ये स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ पे अंदर दो छोटे रेक्टेंगुलर स्क्वायर बना दीजिएगा इस तरह से, ये बन गया। यहाँ पे भी एक बना दीजिए। ठीक, इस तरह से जो बन जाएगा तो इसमें यहाँ पर इस तरह से कॉपर वायर लपेट दीजिए, इस तरह से कॉपर वायर लपेट दिया और फिर इस साइड भी लपेट दीजिए। ये हो गई प्राइमरी कॉइल, ये हो गई सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जब प्राइमरी कॉइल में यहाँ पे हाई वोल्टेज लगाएंगे तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेज लॉ लगेगा, जिससे क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, इस सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होगा। तो E = माइनस का d∅/dt के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लक्स में जो चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक EMF इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे EMF जो इंड्यूस होगा वो होगा लो वोल्टेज का, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न जो एनएस में होंगे वो कम होंगे, लेकिन जो ये तार होगा ये थोड़ा मोटा होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होंगे और यहाँ पे जो तार होगा थोड़ा पतला होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट कम है यहाँ पे, और सेकेंडरी कॉइल में करंट ज़्यादा है। मतलब सेकेंडरी कॉइल में करंट ज़्यादा है और प्राइमरी कॉइल में करंट कम है, इसका मतलब ये होता है। और इसका मतलब ये भी है कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें वोल्टेज ज़्यादा है और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम है। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम है, एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन रखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। तो पहला हो जाएगा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब क्या होता है, इसमें कॉपर का जो कॉइल यूज़ की जाती है जिससे इसका कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। अगर कोई और तार यूज़ करेंगे उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, इससे लॉस ज़्यादा हो जाएगा। आयरन लॉस से बचने के लिए इसमें स्ट्रिप यूज़ करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, मतलब जो होती है पतली पतली जो मेटालिक स्ट्रिप है ये यूज़ करती है, इससे एडी करंट नहीं बनती है। फिर होता है मैग्नेटिक लॉस। तो मैग्नेटिक लॉस से बचने के लिए जो फ्लक्स होता है वो लीकेज ना हो, इसके लिए इसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही लपेटा जाता है, जिससे ये जो फ्लक्स यहाँ से बन रहा है कि सारा का सारा फ्लक्स ये इससे होते हुए इस सेकेंडरी कॉइल में चला जाए और कोई भी फ्लक्स लीकेज ना हो पाए, मतलब मैग्नेटिक लॉस ना होने दे। उसके बाद होता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे लगाई गई थी एसी सोर्स, ये बार बार क्या होता है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, कभी इधर प्लस फिर इधर माइनस, कभी इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, तो अपनी जो पोलैरिटी चेंज करता है, इस वजह से जो ये मेटल होता है जिसमें क्या होता है कि जो हीटिंग क्रिएट हो जाती है। क्या होता है कि इस वायर में कभी करंट जो है इधर फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, कभी इधर फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, इससे जो इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं कभी ये इधर अलाइन होते हैं कभी इधर अलाइन होते हैं, तो इससे क्या होता है कि इसमें हीट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इससे ये मटेरियल हीट हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में से कह रहे हैं कि स्मॉल टाउन विद डिमांड ऑफ 1200 किलोवाट। ठीक है, जो टाउन में डिमांड है वो 1200 किलोवाट की, इस बात का ध्यान रखें। डिमांड कितनी, 1200 किलोवाट डिमांड है, 1200 किलोवाट की। और जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन स्टेशन है वो 20 किलोमीटर दूर स्थित है, कहाँ से, एट 440 वोल्ट। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन कैरिंग अ पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर दूर है और 2 लाइन वायर यूज़ हुई हैं, जो 1 किलोमीटर पर जो रेजिस्टेंस रखती हैं 0.5, यानी कि 20 किलोमीटर पे कितना रखेंगे, 20 किलोमीटर पे रेजिस्टेंस रखेंगे 10 ओम का, और 2 लाइन है तो हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 20 ओम का रेजिस्टेंस। फिर बोले द टाउन गेट द पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू अ 4000 से 220 वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट सब स्टेशन इन टाउन। एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, लाइन पावर लॉस कंट्रोल कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, तो ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन तो ये टफ था, लिया भी इसीलिए क्योंकि आपको इसका कंसेप्ट पता लग जाए। लेटेस्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया। ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस कई बार से पूछा नहीं गया, तो मान के चलिए इस बार आ सकता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन लिया। इसमें न्यूमेरिकल था, लेवल था। ठीक है, इसका कंसेप्ट आपको आ जाए इसलिए मैंने लिया। तो इसमें हम लोग को करना है लाइन पावर लॉस कैलकुलेट करना है। लाइन कहाँ गई होगी, देखिए लाइन गई होगी जो भी टाउन था
ठीक है, वहाँ लाइन गई होगी जहाँ रिक्वायरमेंट थी 1200 किलोवाट पावर की रिक्वायरमेंट थी, और जो वोल्टेज वहाँ मैक्सिमम यूज़ हो रहा था वो 4000 वोल्टेज था ये, ठीक है। यहीं तो लाइन आई होगी ना वायर की, जहाँ भी इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन होगा, ठीक है, वहाँ से ये लाइन आई होगी। तो ये लाइन, दो लाइन थी, ये 0.5 ओम पर किलोमीटर रेजिस्टेंस रखती हैं, 20 किलोमीटर की लाइन थी ये। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालें तो एक तार का हो गया कितना, 10 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 40, मतलब 20 इधर और 20 इधर, 40 किलोमीटर इंटू 0.5 कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 20 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस मिल गया 20 ओम, ठीक है। लाइन में पावर लॉस बोला है तो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R, ठीक है। अब आई किसी तरह से मिल जाए, ठीक है, तो आई के लिए क्या करेंगे, देखिए जो डिमांड थी गांव की वो कितनी थी पावर, वो थी 1200 किलोवाट, ठीक, और मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 4000 वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ से करंट निकाल लेंगे, करंट बराबर क्या हो जाएगा, पावर बराबर होता है V इंटू आई, तो करंट बराबर हो जाएगा P/V। तो यहाँ पे कर देंगे 1200 डिवाइड इंटू 10⁻³ क्योंकि ये किलोवाट है ना, अपॉन 4000, ठीक है, 4000 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 300 एम्पियर। तो यहाँ से लाइन पावर लॉस P हो जाएगा I²R, आई कितना है 300, तो 300 का स्क्वायर हो जाएगा 9000, ठीक है, 90,000 हो जाएगा ये, और इंटू R, ठीक है, R से मल्टीप्लाई कर देंगे। R कितना है, R है 40, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1800 किलोवाट, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा लाइन पावर लॉस। तो इस लेक्चर की जो PDF फाइल है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। अगर टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए।